नमस्कार जन उत्तराखंड में आपका स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी चुल्ली। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान, मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच 8 सितंबर को मतगणना। बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान, चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान। कहा, बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी के पतन की हुई शुरुआत। बागेश्वर उपचुनाव के लिए लोगों में खासा उत्साह। 188 बूथों पर डाले गए वोट। बारिश के बीच भी मतदान केंद्रों पर देखने को मिली भारी भीड़। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां तेज। 2,50,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य। आयुक्त गढ़वाल ने प्रमुख उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों से किया संवाद। रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीनों के दस्तावेजों से छेड़छाड़ का मामला। कोर्ट में नहीं काम कर रहे वकीलों को निशाना बनाने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई। वहीं उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा राजपुर रोड स्थित कांग्रेस भवन में लगातार चुनाव को लेकर मॉनिटरिंग की गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार की जीत वोटिंग के रुझान से सुनिश्चित कर दी है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर की जीत से भाजपा के पतन की शुरुआत हो जाएगी। बागेश्वर की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। वो परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं और उन्हें फैसला कर लिया है कि कांग्रेस के आंगन में बसंत खिलाएंगे, बसंत कुमार जीतेंगे। बागेश्वर उपचुनाव के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बता दें कि इस दौरान 188 बूथों पर वोट डाले गए। यहां तक कि लगातार बारिश के बीच भी मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि मतदान के चलते सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। जिले को पूरी तरह से सील कर दिया गया। ये बात तो होगी और हमारी क्षेत्रीय जनता जो भी है सब वोट करेगी, क्योंकि यहाँ के विकास को लेकर के जितना विकास मंत्री जी ने यहाँ पे किया है उसी को लेकर बहुत अच्छा रुझान लग रहा है और बहुत अच्छा समर्थन के साथ हम लोग आगे आएंगे और जनता का पूरा रुझान हमारी तरफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन से और उसके रोजगार विरोधी नीति से और इसके अतिरिक्त जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी चीज़ों को जनता देख रही है और वो रूलिंग पे है और उसके बावजूद वो कोई व्यवस्थाएं नहीं कर पाई, तो पूरा समर्थन हमको मिल रहा है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी विधायकों ने विधानसभा की गैलरी में धरना दिया और नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि भाजपा सरकार सत्र की अवधि कम कर जनता की आवाज दबाने का काम कर रही है। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि आज जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आपदा जैसी समस्याओं से परेशान है, लेकिन सरकार सदन में इन विषयों से चर्चा कराने से बचना चाहती है, इसलिए सत्र की अवधि छोटी कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि पिछले 1 साल में हुए 3 सत्र में मात्र 12 दिन सदन चला है। देखिए, विपक्ष की तैयारियां पूरी हैं। विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सरकार की मंशा जनता के, जन सरोकार के मुद्दों को सुनने की नहीं है, उनका समाधान नहीं करना चाहती, इसलिए सत्र को कम कर वो भागना चाहती है। उत्तराखंड की जन समस्याओं के समाधान की जगह सरकार सत्र छोटा कर उन जन समस्याओं से भागना चाहती है।
आज अगर देखें तो आपदा एक बड़ा मुद्दा है, अतिक्रमण, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार। मतलब भ्रष्टाचार तो इस चरम तक पहुंच गया है कि आज सरकारी दफ्तरों में किसी भी टेबल पर कोई भी काम बिना घूस के नहीं हो रहा। त्राहिमाम है, जनता त्रस्त है और सरकार सत्र के नाम पर 2 दिन 3 दिन का सत्र चलाकर भागना चाहती है। राजधानी देहरादून में विधानसभा सत्र शुरू होते ही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी सरकार को घेरने के लिए देहरादून स्थित गांधी पार्क धरना स्थल पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की। रावत ने कहा कि सरकार अतिक्रमण के नाम पर चिन्हीकरण का आतंक फैला रही है, जिसके चलते हरीश रावत सहित कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता गांधी पार्क स्थित धरना स्थल पर पहुंचे। हालांकि कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के पुत्र के आकस्मिक निधन का समाचार मिलते ही धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया। धरना स्थल पर ही लालचंद शर्मा के पुत्र को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं धरना प्रदर्शन आगामी दिनों में होना तय हो सकता है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनके चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान से समाज हमेशा प्रेरित होगा। इस मौके पर उन्होंने शिक्षक दिवस की सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। देहरादून विधानसभा सत्र के प्रथम दिन बागेश्वर के सपूत और लोकप्रिय जन नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधायकों ने बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री को उनके कर्मठ, जुझारू और दिन रात जनता के लिए समर्पित होकर कार्य करने वाले नेता के रूप में याद किया गया। सत्र के पहले दिन ही सदन शुरू होने से पहले खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को घेरने का काम किया। बरसात में नदियों के उफान ने आने के बाद कई लोगों के घर में पानी घुस गया था, जिस पर सतपाल महाराज ने 2500 रुपए प्रत्येक घर को देने की बात कही थी। कैबिनेट मंत्री ने इस बयान पर उमेश कुमार ने तीखा हमला बोला है। उमेश कुमार का कहना है कि वे मंत्री जी के घर पर पानी भरकर देखना चाहते हैं कि क्या 2500 रुपए पाकर क्या मंत्री संतुष्ट होते हैं या नहीं। साथ ही सतपाल महाराज पर हमला करते हुए उमेश कुमार ने कहा कि वे सिर्फ प्रवचन देना जानते हैं, मंत्री पद संभालना उन्हें नहीं आता, इसलिए अपने मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तैयार। मंत्री सतपाल महाराज जी ने कहा कि जिनके घरों में पानी घुस गया है, जिनके घरों में पानी बाढ़ का आ गया है, हम उन्हें 2500 रुपए देंगे। मैंने उनसे कहा मैं आपके घर में पानी भर देता हूं, 2500 रुपए मैं आपको दूंगा, आप तैयार हैं? पिछले लगभग 1.5 साल से पहला जब इस विधानसभा का सत्र हुआ था तो मैंने गंगा नदी के तटबंध और सोलानी नदी के तटबंध के बारे में अवगत कराया था और बताया था कि ये तटबंध कभी भी टूट सकते हैं और भारी बाढ़ का हमें सामना करना पड़ सकता है। 1.5 साल पहले माननीय मंत्री जी ने मुझसे वादा किया था कि मैं इसको दिखवाऊंगा और जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण भी किया जाएगा। 1.5 साल बाद भी माननीय मंत्री जी का वही हाल है, क्योंकि वो विदेश मंत्री हैं, यहाँ रहेंगे तो पता लगेगा। उनके यहाँ वैसे भी कम्युनिकेशन वन वे है, क्योंकि उन्हें प्रवचन देने की आदत है और सामने वालों को सुनने की आदत है, तो वो समझते हैं जनता भी जो है वन वे कम्युनिकेशन है, जो मैं बोलूंगा वो सुने, वो जो बोलेंगे उनकी आवाज मुझ तक ना आए।
बेहताशा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आपदा से प्रभावितों को राहत देने आदि की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने डोईवाला तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजते हुए कहा कि पूरे देश की भांति उत्तराखंड प्रदेश में भी खाद्य पदार्थों सहित सभी वस्तुओं के दाम चरम सीमा पर है, लेकिन प्रदेश सरकार को कोई सुध नहीं है। माकपा जिला कमेटी सदस्य याकूब अली ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस वर्ष प्रदेश में भारी वर्षा के कारण आई आपदा में काफी लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें काफी मकान और भूमि कटाव से जमीनें बह गई। उनको राहत की बहुत आवश्यकता है। ऐसे में लोगों को चिन्हित कर हर संभव उनकी मदद की जाए। देश में और प्रदेश के अंदर जिस महंगाई जो चरम सीमा पर है और बेरोजगार ऐसे ही घूम रहा है, उसको रोजगार तक नहीं है। जबकि सरकार जब आई तो उन्होंने कहा कि हम प्रदेश से देश से महंगाई को हटाएंगे और रोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन महंगाई तो नहीं हटी, लेकिन गरीब हट गया और आस्ते आस्ते बेरोजगार जो सड़क पर आ गए। हम ये कहना चाहते हैं जिस तरह देश के अंदर और प्रदेश के अंदर रोजगार पे कोई ध्यान नहीं सरकार का है, महंगाई पे कोई ध्यान नहीं है और उल्टे ये सांप्रदायिक जो हिंसा ही बढ़ गई है, इसमें बहुत खतरा मंडरा रहा है देश के ऊपर और खासकर हमारे प्रदेश उत्तराखंड के अंदर। आज कम्युनिस्ट पार्टी पूरे भारत के अंदर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि केंद्र और राज्य सरकार इनको अगर जर्रा बराबर भी शर्म और हया है तो जनता जो महंगाई की मार झेल रही है, महंगाई पर रोक रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं। और दवाइयों पर बेतहाशा महंगाई है। अभी जो डेंगू में जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है उस पर जो MRP लिखा हुआ 1180 रुपये है, जबकि सरकार को कंपनी दे रही है मात्र 62 रुपये का। तो 5 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बिक रही है, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है जनता पर। तो हम कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता ये मांग करते हैं कि और इसी बीच अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। लैंसडोन क्षेत्र के जय हरिखाल बाजार में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक गाड़ी में आग लग गई। वहीं देखते ही देखते कार आग का गोला बनकर धू धू कर जलकर खाक हो गई। वहीं कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं फायर ब्रिगेड सूचना के बाद भी समय से आग बुझाने के लिए नहीं पहुंच सकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 48 वर्षीय भाई सूबेदार शैलेंद्र गढ़वाल की राइफल्स के विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह कैंप में तैनाती हुई है। वहीं कुछ ही महीनों पहले उनको सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया था। प्रमोशन के दौरान वो चीन से लगी सीमा पर तैनात थे और 24 साल से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बता दें कि उनके प्रमोशन से गांव और परिजनों में खुशी की लहर है। बाल विकास विभाग चंपावत के द्वारा आयोजित पोषण माह कार्यक्रम के तहत बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ रेखाव के आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रेणु के नेतृत्व में पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रेणु के नेतृत्व की 3 से 6 वर्ष के बच्चों और अन्य ग्रामीण महिलाओं के द्वारा गांव में जन जागरूकता रैली निकालकर नारों के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए पौष्टिक आहार, मोटा अनाज और अंकुरित दालों को खाने के लिए प्रेरित किया गया और नौनिहालों को पौष्टिक आहार बांटा गया। आंगनबाड़ी रैगांव फर्स्ट में पोषण माह का आयोजन किया गया, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे तथा अन्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई।
उत्तराखंड में जहां लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं डोईवाला के सरकारी अस्पताल में भी हर रोज डेंगू के कई मरीज सामने आ रहे हैं। आलम यह है कि एक बेड पर 2-3 मरीजों को इलाज करवाना पड़ रहा है। वहीं डोईवाला का ये एकमात्र सरकारी अस्पताल है जिसके ऊंचीकरण को लेकर क्षेत्रीय जनता के द्वारा लगातार मांग की जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज भी यह अस्पताल सुविधाओं से जूझ रहा है। बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें आज के डेट में 30 बेड के अगेंस्ट 60 लोग भर्ती हैं और इसमें ज़्यादातर मरीज 40 से 45 मरीज इसमें वो हैं बुखार के हैं और कल के डेट में 4 मरीज डेंगू के पॉजिटिव आए थे। बाकी डेली मतलब ऐसे हमारे ओपीडी जो इस टाइम लगभग 3-350 के आसपास होती हैं। जैसा आज जैसा मंडे है तो आज ज़्यादा होंगे ओपीडी। बेड नहीं है, एक बेड पर 2-3 मरीज हैं। दूसरा यह है कि यहाँ की सुविधा जो है पीसीएम वगैरह में नहीं है जो इंजेक्शन रहते हैं, और एंटीबायोटिक भी ज़्यादातर बाहर से, ज़्यादातर दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं। आपका नाम? मोहम्मद मनोहर, गुलिस्ता नाम से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य सचिव और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण की कार्यवाही की जाए। वहीं साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन जगहों पर डेंगू का प्रकोप ज्यादा है वहां फॉगिंग की समुचित व्यवस्थाएं की जाए और अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनपद हरिद्वार में डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की है और तत्काल प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। और इसी क्रम में आज शाम को 4 बजे नगर निगम सभागार में एक बैठक जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के साथ मेरी अध्यक्षता में है। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होना है, मेडिकल की जो सुविधाएं चल रही हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमको प्रयास ये करना है कि ये बीमारी फैले ना और इस पर हम प्रभावी नियंत्रण रखें। तो इस दिशा में आज एक विस्तृत चर्चा होगी और एक ठोस रणनीति बनाकर उस विधानसभा सत्र के पहले दिन लक्सर से बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद शहजाद ने प्रदेश भर में किए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कटाक्ष किया। शहजाद के अनुसार ये सभी अतिक्रमण पक्षपातपूर्ण तरीके से ध्वस्त किए जा रहे हैं। एक विशेष समुदाय को टारगेट कर मजारों को अवैध घोषित किया जा रहा है और उन्हें गिराया जा रहा है, जबकि रुड़की में नहर के किनारे कई मंदिर बसाए गए हैं जो कि अवैध रूप से बने हुए हैं। हालांकि नदी और नहर के किनारे किसी भी तरह का निर्माण कार्य पूरी तरह से अवैध होता है, इसलिए ये सब भी अतिक्रमण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इन्हें ध्वस्त करने की बात कोई नहीं करता है। जबकि मुस्लिम समुदाय की कई वर्षों पुरानी मज़ारों को ध्वस्त किया जा रहा है, जो कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जबरदस्ती वे बहुमत उनके पास बहुत बड़ा है। मैं समझता हूं कि ज़बरदस्ती के सिवा कोई चीज़ दूसरी है नहीं, कोई नियम कानून लागू नहीं हो रहा। जो इनके लोग हैं वो जाकर तोड़ते हैं, पुलिस साथ रहती है। अतिक्रमण कोई एक दिन में नहीं हुआ, 50-100 साल पहले हुए होंगे। उस टाइम पर कौन रहता था जिसने जहाँ जो महापुरुष थे, जो पीर थे, दूसरे लोग थे, उन्होंने जंगल में अपना तप किया है, हासिल किया है। अगर उनकी वहाँ मजार बनी है तो कोई हम तो बनाने गए नहीं। 100 साल पहले कैसे बन गई, 150 साल पहले कैसे बन गई, आज उन्हें तोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पक्षपातपूर्ण रवैया है। अगर कहीं मजार है तो आप तोड़ रहे हैं। रुड़की में 50 मंदिर नहर पर बने हुए हैं, तोड़ कर दिखा दो। तो मैं तो इसे पक्षपातपूर्ण कह रहा हूँ। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।